Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of June 2022, Friday. Motivation of the day is develop success from failure. Discouragement and failures are two of the surest stepping stones to success. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Banks pass on rate hike to borrowers. So finally, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद से बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ने इंक्लूडिंग ICICI Bank, Bank of Baroda, they all have raised their external benchmark linked loan rates. कल MPC ने डिसीजन लिया था कि 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा और कल ही हमने डिस्कस किया था कि इस इंक्रीज़ के बाद जो कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, वो अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो कल के इमीडिएट बाद जो कुछ बैंक्स ने अभी अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक जो लोन रेट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर दिए हैं जस्ट टू पास द बर्डन टू द बोरोवर्स। और अगर हम अलग अलग देखें तो HDFC ने ये सेकेंड टाइम जो बेंचमार्क लिंक्ड लोन रेट्स हैं उसको इंक्रीज़ किया। पहली बार कब किया था? जब RBI ने रिसेंटली ऑफ साइकिल मीटिंग में 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया था रेपो रेट में। उस समय भी HDFC ने अपने जो लोन्स थे उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया था। सो जो कंट्री का लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर है दैट टू हाइड इट्स रेट्स ऑन हाउसिंग लोन बाय अनदर 50 बेसिस पॉइंट। तो मई 4 से लेकर के अभी तक HDFC ने अप्रॉक्सीमेटली 85 BPS का इंक्रीज किया है इनटू देयर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट। अगर ICICI बैंक की बात करें जो कि कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इसने भी अपना जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा करके इन टोटल 8.60% कर दिया है। सेम ट्रेंड हैज़ बीन फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने भी अपना जो रेपो रेट लिंक लेंडिंग रेट है उसको भी इंक्रीज़ करके 7.40 तक इंक्रीज़ कर दिया है। तो HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीन बैंक्स ने अभी इमीडिएटली जो रेपो रेट हाइक हुआ है उसको बोरोवर्स पे पास कर दिया है। और आगे आने वाले टाइम में जो अदर बैंक्स हैं, अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें भी हमें जो रेपो रेट की वजह से लेंडिंग रेट में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ बैंक्स की बात करी गई है जिसमें RBL और फेडरल बैंक भी इंक्लूड हैं। दोज who do not know what is the BPS, तो BPS stands for basis point। 1% में approximately 100 basis point होते हैं, यानी a basis point is the 100th of 1%। it means 1% increase means 100 basis point का increase। so minded student, कल RBI ने 0.50% का increase किया या बोल सकते हैं 50 basis point का increase किया है रेपो रेट में। और उसके बाद से HDFC, ICICI बैंक, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इन सब ने अपने जो एक्सटर्नल लिंक्ड लोन रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया है। 2019 में RBI ने ये मैंडेट दिया था कि जितने भी बैंक्स हैं जो भी पर्सनल लोन, रिटेल लोन या माइक्रो स्मॉलर इंटरप्राइजेस के लोन को डिसबर्स करते हैं या लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे बैंक्स अपने इंटरेस्ट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रखेंगे। और इसी वजह से जैसे ही RBI रेपो रेट इंक्रीज करता है उसका सीधा इम्पैक्ट हमें लोन पर, मोर स्पेसिफिकली हाउसिंग लोन्स और रिटेल लोन्स पर देखने को मिलता है। तो दीज आर द लेंडिंग रेट्स गो अप। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने अपने जो हाउसिंग लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं या जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन है उनको इस पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया है। और जो बचे हुए बैंक्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में फॉलो करेंगे RBI का डिक्टेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्ट्रैटेजिक PSUs शुड लुक टू स्केल अप, बूस्ट एफिशिएंसी, PM। गांधीनगर में एक इवेंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्पेशली ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो स्ट्रैटेजिक लिस्ट में फॉल करती हैं,
उनको कुछ डायरेक्शन दिए हैं। तो कल आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन हो रहा था गांधीनगर में, दैट इज़ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। तो उस पर्टिकुलर इवेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऐसे पीएसयूज जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में फॉल करते हैं, दे शुड ट्राई टू स्केल अप देयर पॉसिबिलिटीज़, increase their efficiencies by the use of technology, and should create a fresh benchmark or standard around the world। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि हम यहाँ पर समझ सकें कि स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया था, उसे रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान किया था आज से कुछ साल पहले, तो उस समय गवर्नमेंट ने नीति आयोग को एक टास्क दिया था और उसमें कहा था कि जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, उन सेक्टर्स, उन पीएसयूज को स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक कैटेगरीज में डिवाइड करिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीति आयोग ने जो ये डिवीजन किया स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक का, ये कैसे किया। बेसिकली गवर्नमेंट ने नीति आयोग को डायरेक्ट किया था कि आप आइडेंटिफाई करिए ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट हैं जो कि यूजलेस हैं, जो कि वायबल नहीं हैं, जहां से गवर्नमेंट एग्जिट कर सकती है, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन पर जा सकती है। तो नीति आयोग ने क्लासिफिकेशन किया, कुछ सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डाला, कुछ सेक्टर को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डाला, और गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दी कि गवर्नमेंट नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, ऐसी पीएसयूज हैं जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में है, वहाँ पर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कर सकता है। अब ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर होते क्या हैं या किस बेसिस पर नीति आयोग ने क्लासिफिकेशन किया। हालांकि अगर आप नाम से देखें तो पता चल रहा है स्ट्रेटेजिक सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर, सिग्निफिकेंट सेक्टर, ऐसे सेक्टर जो किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको रेगुलेट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कैटेगरी में नीति आयोग ने डाले। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे पीएसयूज को डाला गया, ऐसे सेक्टर्स को डाला गया जहां पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत मैंडेटरी नहीं है, या ऐसे सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर अगर काम करते हैं तो गवर्नमेंट कंट्री की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया नीति आयोग ने। एंड अंडर द सेल्फ सफिशिएंसी मूव or self-reliant move, the proposed policy would notify the list of strategic sector requiring the presence of at least one state-owned company along with the private sector. In all other sector, the government is planning to privatize the public sector enterprises depending on the feasibility. So strategic sector में government की presence की को मैंडेट किया था नीति आयोग ने, और जो अदर सेक्टर्स हैं, इट मीन्स नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर चुकी है, एंड इट इज डूइंग प्राइवेटाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द फीजिबिलिटी। यहाँ पर एक और की पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, द नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल बी ओनली 1 to 4, and other sectors would, or other PSUs would be either privatized or merged or bought under the holding company structure. So basically, in order to boost the privatization, in order to generate the revenue, Niti Aayog has directed the government that okay, from non-strategic sector you can go for privatization and disinvestment. तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा डोमिनेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, इवन बेयर मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी 1 से 4, केवल 1 से 4 पीएसयूज होंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर गवर्नमेंट की डोमिनेंट प्रेजेंट हो। सो बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड रिमेनिंग टू बी प्राइवेटाइज्ड एंड मर्ज और सब्सिडराइज्ड विद द अदर सीपीएसपीज और क्लोज। अब क्वेश्चन, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक में आते हैं? तो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं। एटॉमिक, स्पेस एंड डिफेंस 1 सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन 2nd sector, power, petroleum, coals and mines 3rd sector, and banking, insurance and financial services are the
four sectors. So these four sectors are considered as strategic sector, and 1 to 4 PSUs or 1 to 4 public enterprises can have presence into these फोर स्ट्रेटेजिक सेक्टर. इसके अलावा जो भी अदर सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, दैट और कम्स अंडर नॉन स्ट्रेटेजिक. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट विल ट्राई टू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ दोज PSUs. तो इसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर इवेंट में, और उन्होंने बोला है कि ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल, माइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, ऑल दीज public sector undertaking should try to scale up their possibilities, should try to improve their efficiencies and effectiveness, should try to imbibe the new state of art technology, and should create a fresh benchmark or standard for the world all around, जिससे कि ये जो PSUs हैं ये सेल्फ सस्टेनेबल बने और गवर्नमेंट को भी इनसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. तो एफिशिएंसीज को स्केल अप करने की बात करी फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 25 ईयर्स, जिससे कि ये ग्लोबल लेवल पे जो PSUs हैं ये कॉम्पिटिटिव हो सकें. एंड एज आई हैव डिस्कस, as per the public sector enterprise policy 2021, the strategic sector where government intend to keep the bare minimum presence. तो गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करना चाहती मार्केट में, और इसीलिए इवन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के PSUs को भी बोला गया है कि आप सेल्फ सस्टेनिंग होइए, खुद के लिए बिजनेस मॉडल डेवलप करिए, बेंचमार्क डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, और कई सारे जो एक्सपेंशन, अमलगमेशन, जॉइंट वेंचर के ऑप्शन सर्च करिए. प्राइवेट सेक्टर के साथ आप कोलैबोरेशंस करिए, जिससे नए नए जो एवेन्यूज़ हैं उनको सर्च करिए. तो बेसिकली जो PSUs हैं उनको भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट कर दिया कि आप अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग बनाइए, अपने आप की वर्थ बढ़ाइए, अदरवाइज़ हम वहाँ पर भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी एक न्यूज़ सेम आर्टिकल में ही दी हुई, उसको भी हम यही कवर करेंगे. क्रिप्टो येट टू पास द टेस्ट टू बिकम द फिएट करेंसी, CEA. क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो झगड़ा, जो आर्गूमेंट और जो इशू चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिस्टर V अनंता नागेश्वरन, उनका भी यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी ने अभी भी वो सारे टेस्ट पास नहीं किए हैं कि उसको फिएट करेंसी बना दिया जाए. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ दिस फिएट करेंसी, ये होती क्या है, एंड वाई एवरीवन और इन्वेस्टर्स और बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इसको फिएट करेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए. हालांकि अभी गवर्नमेंट, RBI और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इंडिया में, वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं. एज पर आवर CEA, अनलाइक फिएट मनी, क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज हैविंग स्टोर्ड वैल्यू, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी एंड यूनिट ऑफ अकाउंट. तो अभी अगर ये सारी टेस्ट जो हैं, सारे जो क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो क्रिप्टो को इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए फिएट करेंसी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता एज पर आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. कैट टू बी at sustainable levels. Thus, CAD stands for current account deficit. As per RBI Governor Mr. Shaktikanta Das, in India, this financial year and into previous financial year, the CAD was in sustainable position, or CAS was at the sustainable level, and for this financial year also the CAD, that is current account deficit, will be sustainable and may be financed by normal capital inflow. और अगर इंडिया के कैट की बात करी जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट की, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 22 के Q3 में अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन तक वाइडन हो गया था. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए कैट को समझना ज़रूरी है. हालांकि जो स्टूडेंट रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल, उनको पता होगा कि व्हाट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट. जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है. Simply, current account deficit or CAD is a measurement of the country's trade
where the value of a good and services it imports exceed the value of प्रोडक्ट इट्स एक्सपोर्ट. तो इंपोर्ट की वैल्यू जब एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज current account deficit, CAD. So CAD or the current account basically include the net income such as interest and dividend and transfer such as foreign aid. Although these components make a very small part or the small percentage of the total current account deficit, basically it includes the export and imports of goods and services. और इंडिया के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक नॉर्मल ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है. इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया डेफिसिट की सिचुएशन में ही रहता है. अगर कुछ क्वार्टर्स को छोड़ दें, पैंडेमिक के क्वार्टर्स को और उससे पहले वाले क्वार्टर्स को, तो कुछ क्वार्टर्स में इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया था. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का जो जनरल सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है. इट मीन्स हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम वैल्यू का गुड और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाते हैं. तो उसी को लेकर के हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सस्टेनेबल रहेगा. ऐसा नहीं रहेगा कि हमको उसको पूरा करने के लिए एक्सटर्नल लोन लेना पड़े, बाहर से लोन लेना पड़े. ऐसा क्यों कहा हमारे आरबीआई गवर्नर ने? क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तरीके से कमोडिटीज स्पेशली सीमेंट, स्टील, मेटल, एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसको देखते हुए, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इन सारी कमोडिटीज़ पर वो एक्सटर्नल है. इट मीन्स हम क्रूड ऑयल अपना जो 80% रिक्वायरमेंट है वो बाहर से ही पूरा करते हैं. तो उसको देखते हुए कहा था कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस, मिनरल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. तो इंडिया के पास इतना फाइनेंस नहीं होगा कि इंडिया इसके बिल को पूरा कर पाए, इसका जो खर्चा है वो उठा पाए. इसलिए इंडिया जो है वो एक्सटर्नल लोन ले सकता है. बट हमारे जो आरबीआई के गवर्नर उन्होंने बोला कि इतना भी ज़्यादा हमारा कैड नहीं होगा, इतना भी ज़्यादा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा. जितना भी होगा मैनेजेबल होगा और उसको हम नॉर्मल कैपिटल इनफ्लो से पूरा कर सकते हैं. हालांकि अगर रीसेंट डेटा को देखें तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 यानी जनवरी से पहले वाला जो क्वार्टर था, यानी दिसंबर वाला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 का, उसमें इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $23 बिलियन तक एक्सटेंड कर गया. एंड दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली 2.7% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी. और अगर पिछले क्वार्टर्स को देखें फाइनेंशियल ईयर 22 और 21 के, तो कैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9.9 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. यानी Q2 में 9.9 था और Q3 में आते आते 23 बिलियन हो गया. कैन यू सी द डिफरेंस? 9.9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.3% ऑफ जीडीपी, और Q3 में अप्रॉक्सीमेटली 2.7% ऑफ जीडीपी. और अगर इसको हम पिछले ईयर से कंपेयर करें, इट मीन्स अ ईयर एगो द Q3 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के Q3 में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 0.3% ऑफ जीडीपी था. दैट वाज $2.2 बिलियन. तो एक साल पहले जो करंट अकाउंट डेफिसिट 0.3 था वो इस फाइनेंशियल ईयर, यानी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22, उसमें इंक्रीज करके 2.7% हो गया. और यही वरीसम सिचुएशन थी गवर्नमेंट के लिए भी और आरबीआई के लिए भी. तो ये तो रही फाइनेंशियल ईयर 22 की बात. अब 23 को अगर देखें तो उसके लिए जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इतना ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा. दास इन हिज स्टेटमेंट ऑन जून मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हैड said optimism अबाउट द एक्सपोर्ट. उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट जो है वो हमारा ज़्यादा इंक्रीज होगा, रेमिटेंसेस हमें ज़्यादा रिसीव होंगे और इसी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सस्टेनेबल रहेगा और नॉर्मल कैपिटल इनफ्लो से हम उसको फिनांस कर पाएंगे. हालांकि डेफिसिट ही रहेगा बट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिला. एज ऑफ जून, अगर जून 3 तक का डेटा देखें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली
$1.1 बिलियन है, सप्लीमेंटेड बाय हेल्दी लेवल ऑफ नेट फॉरवर्ड असेट्स ऑफ आरबीआई। तो ठीक ठाक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के स्पेशली जिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जिस तरह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट आर वरीड अबाउट द इंडियाज कैट। और अगर इसी तरीके से कैट बढ़ता रहा 0.3 से 2.7 और आगे आने वाले टाइम में 3% तक, इन दैट केस इंडिया में रिक्वायर द एक्सटर्नल असिस्टेंस। उसी को लेकर के हमारे जो आरबीआई गवर्नर है उनका अपना ओपिनियन है कि सस्टेनेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क नहीं है। एंड आरबीआई इज़ वेरी क्लियर अबाउट द ह्यूज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इस बार एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के इंक्रीज को एंटिसिपेट किया है। और अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है एक्चुअली में वो पिछले 3 सालों में सबसे हाईएस्ट रहा। तो ये भी न्यूज़ इसी के साथ हम कवर करेंगे। द करंट कैड में हिट 3 years हाई ऑफ $43.8 billion in financial year 22 as per the India rating report। इंडिया रेटिंग एक एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 22, जिसके भी हम डिस्कस कर रहे थे Q3 के बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 22 का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाए तो इट मे हिट और इट likely to hit a 3 years high of 1.8%, that is 43.81 billion in financial year 22। यानी Q3 में 2.7 और ओवरऑल क्वार्टर्स का देखें, चारों क्वार्टर्स का अगर डेटा या पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा जाए तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.8% ऑफ जीडीपी। In terms of quantum, it is 43.8 billion as against the surplus of 0.9% in financial year 21। as I discussed, अगर पैंडेमिक के रिकॉर्ड हो जाए उस समय इंडिया ने कुछ क्वार्टर्स में सरप्लस रजिस्टर किया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। तो 2001 में यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में 2021 में इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया था विद 0.9% और 22 में इट इज़ गोइंग टू हैव 1.8% डेफिसिट। हम ये भी कह सकते हैं कि लो बेस का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, बट यस 21 में इंडिया वॉज इन सरप्लस पोजीशन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पैंडेमिक सिचुएशन। वो कोई हमारी स्ट्रक्चरल फीजिबिलिटी की वजह से नहीं हुआ था, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द पैंडेमिक, जिसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इम्पैक्ट किया था। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अगर आपको पता हो तो उस समय निगेटिव टेरिटरी में थे। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग कि उस समय क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो निगेटिव थे, इसीलिए इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था और इसी वजह से इंडिया सरप्लस की सिचुएशन में आ गया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में 1.8% का जो डेफिसिट है करंट अकाउंट में वो इंडिया रेटिंग ने एंटिसिपेट किया है। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट द कैट हैज़ मॉडरेटेड टू $17.3 बिलियन और 1.96% इन द जीडीपी ऑफ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। यानी जो Q3 में 2.7 था Q4 तक आते आते 1.96 हो गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डेफिसिट आ रहा है फाइनेंशियल ईयर का वो 1.8% आ रहा है एज पर द इंडिया रेटिंग रिपोर्ट। हालांकि ये गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, बट ये समवेयर इट इंडिकेट्स कि इंडिया का Q4 में आते आते इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। रुपीज स्लिप्स टू फ्रेश लो ऑफ 77.77 पर डॉलर। आरबीआई के बहुत सारे इंटरवेंशंस के बावजूद भी, डॉलर को सेल करने के बावजूद भी जो इंडियन रुपी है वो स्लिप होता ही जा रहा है और रिसेंटली इंडियन रुपी क्लोज टू अ फ्रेश लो ऑफ द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे आफ्टर इट सेटल्ड एट 77.77 पर डॉलर। तो यूएसडी और आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 77.77 पर डॉलर तक गया बिफोर गोइंग टू 77.81% इन द इंट्राडे डील। तो जो लोवेस्ट रहा वो 77.81 रहा, क्लोज हुआ जो रेट वो 77.77 हुआ। एंड दैट डील्स आर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू पुल आउट फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट एंड एमिड सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। रीजन कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं
और जिस तरीके से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रही है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर एग्जिटिंग, वो एग्जिट कर रहे हैं, दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द और दे आर पुलिंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन करेंसी पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे इंटरवेंशंस हो भी रहे हैं आरबीआई और आरबीआई के द्वारा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्वॉर्ड इज स्टिल हैंगिंग ऑन द रुपी amid the persistent FPI or FIIs selling from the emerging markets, leading to Asian currencies weakening, elevated oil prices, and revised upward inflationary pressure for coming quarters as per the experts. तो जिस तरह से एफपीआई और एफआईआई एग्जिट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया की जो करेंसी है वो कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इम्पोर्ट बिल, और इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो, क्योंकि इंडिया इज़ अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री एंड इंडियन करेंसी कम अंडर प्रेशर आफ्टर यूएस फेडरल रिजर्व स्टार्टेड द पॉलिसी टाइटनिंग। हमने डिस्कस भी किया था, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, और उसी टाइम से जो इंडियन रुपी गिरना शुरू हुआ वो अभी तक कंटिन्यू। और जिस तरीके से आरबीआई के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके से भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के प्रोजेक्शन है और एफआईआईज और एफपीआई सेल आउट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्लियरली करेंसी पर विजिबल है। इवन द सो मैनी इंटरवेंशंस बाय आरबीआई आर नॉट एबल टू stop this rally of USD. So this is the free fall of Indian rupee spot in terms of inverted scale 77.79 से गिरते गिरते मार्च 31 में था 75.79, उससे गिरते गिरते कंटिन्यूसली लीनियर फॉल देखने को मिला, 77.77 पर क्लोज हुआ कल इंडियन रुपी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। ब्यूटी स्टार्टअप्स पर्पल इंडियाज न्यूएस्ट यूनिकॉर्न। सो ऑनलाइन ब्यूटी रिटेलर कंपनी दैट इज purple.com बिकम द इंडियाज न्यूएस्ट यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली $33 मिलियन के फंडिंग राउंड के बाद से यहाँ पर साउथ कोरियन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, दिस पर्टिकुलर ब्यूटी ब्रांड हैज बिकम द इंडियाज न्यूएस्ट यूनिकॉर्न। और इंडिया जिस तरीके से नए नए यूनिकॉर्न इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग इन यूनिकॉर्न। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स टू मेक 5G अनवायबल COAI। ये न्यूज़ को हमने भी 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पर सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने बोला था कि जो प्राइवेट कैप्टिव माइंस है जो इंटरप्राइजेस को दी जा रही हैं 5G स्पेक्ट्रम से, वो बिजनेस के लिए, टेलीकॉम के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, टेलीकॉम्स के लिए वो वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। यानी टेलीकॉम्स अगर ये जो प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स दिए जाते हैं एंटरप्राइजेस को फॉर फुलफिलिंग देयर प्राइवेट रिक्वायरमेंट, उस केस में 5G स्पेक्ट्रम में बिजनेस करना टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उस केस में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सिर्फ हाउस होल्ड्स को ही सर्व कर पाएंगी, इंडिविजुअल कस्टमर्स को ही सर्व कर पाएंगे। जो कॉरपोरेट्स हैं वो उनके परव्यू से, उनके बिजनेस मॉडल से बाहर हो जाएंगे, जबकि कॉरपोरेट सेगमेंट जो है वो अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और अगर आप उनको उनके प्राइवेट नेटवर्क दे देंगे तो डेफिनेटली वो हमसे हमारा उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा और हम सिर्फ हाउस होल्ड्स के लिए रह जाएंगे, एंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल इज नॉट फीजिबल, नॉट वायबल। इसी को लेकर के सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को ब्लंटली बोल दिया दैट देयर इज नो रीजन फॉर इट्स मेंबर टू रोल आउट द 5G नेटवर्क एज दे विल बी unviable if captive private wireless networks are allowed to run by the enterprises। क्लियरली बोल दिया है कि अगर 5G नेटवर्क, कैप्टिव 5G नेटवर्क दिए जाते हैं एंटरप्राइजेस को प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए, इन दैट केस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में। लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क को लेकर के क्या डिसीजन लेती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FDI इनफ्लो रैंकिंग, इंडिया राइजेस टू 7th spot। So India jumped 1 position to 7th among the top recipient of foreign direct investment इन द लास्ट कैलेंडर ईयर। तो हालांकि इंडिया में FDI को देखें तो कुछ टाइम में इंडिया में FDI जो है वो डेक्लाइन हो रहा है, लेकिन रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट
में ये डेक्लाइन बताया गया कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 21 में जो एफडीआई इनफ्लो है वो डेक्लाइन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो रिसेंटली रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग, कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को? यूएनसीटीएडी। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 7th पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई इनफ्लो। हालांकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि यूएनसीटीएडी प्रपोज करता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है एफडीआई जो है इनफ्लो, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया इज ऑन 7th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई रेसिपिएंट। पिछले साल इट वाज ऑन 8th पोजीशन, और उससे सबसे हाईएस्ट या सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया? दैट इज यूनाइटेड स्टेट फॉलोड बाई चाइना। इसके बाद इंडिया जो है वो 7th पोजीशन में, इट मीन ब्राज़ील, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग जो है वो इंडिया से ऊपर हैं। सो इंडिया ने हालांकि 1 रैंक हायर रजिस्टर करी है, मगर अगर क्वांटम को देखा जाए तो इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है फाइनेंशियल ईयर 21 में वो रिड्यूस हुआ है एज पर दिस रिपोर्ट। तो इसका मतलब रिडक्शन सभी कंट्रीज में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बट येस इन कंपैरिजन टू द other counterpart nation, India is on 7th position in terms of FDI inflow. Mind it student, inflow not outflow. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Buy paddy only from small and marginal farmers, CACP. So to manage the surplus rice stock in the state warehouses, the Commission for Agriculture Cost and Prices, that is Commission for Agriculture कॉस्ट एंड प्राइसेस ने अपनी लेटेस्ट जो प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट दी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उस प्राइस पॉलिसी में ये एडवोकेट किया है कि जो पैडी का प्रोक्योरमेंट कर रही है गवर्नमेंट वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से होना चाहिए। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द फार्मर द कमीशन सेड प्रोक्योरमेंट कुड बी लिमिटेड टू द सरप्लस emanating from the 2 hectares। तो बेसिकली मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की इनकम को प्रमोट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अपनी प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट में एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रिकमेंडेशन दी है दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर शुड बी गिवन प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट। पैडी मीन्स राइस, बेसिकली धान के प्रोक्योरमेंट में, राइस के प्रोक्योरमेंट में। एंड दिस इज द नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द पैडी प्रोक्योरमेंट बाय फार्म साइज। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है या जिनके पास लैंड है ही नहीं, जो उन्होंने अपनी लैंड गिरवी रख रखी है, तो ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है दे ऑल कम्स अंडर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और उन्हीं से पैडी प्रोक्योरमेंट को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रिकमेंड किया है जस्ट टू प्रमोट देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Green investment jumped 125% to $14.5 billion in financial year 22. So investment in renewable energy sector in case of India has increased अप्रॉक्सीमेटली 125%। सो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 125% तक बढ़ गया है। और अगर क्वांटम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $14.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है किस सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 22 में। एंड दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर इंडिया। कहाँ से आया डेटा? A report simply released by the Energy Economics and Financial Analyst, that is IEEFA. So Institute for Energy Economics and Financial Analysis. As per this report, in India financial year 22 the investment, green investment jumped up to 125%, जो कि फाइनेंशियल ईयर अगर 21 और 20 से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि 21 में दिस इन्वेस्टमेंट वाज नेगेटिव, तो लो बेस का इम्पैक्ट भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो बेस का इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि 21 में अगर नेगेटिव था और उसी से कंपेयर कर रहे हैं हम तो 125% का इंक्रीज दिख रहा है। अगर क्वांटम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, बट येस बिकॉज ऑफ द लो बेस इम्पैक्ट दिस परसेंटेज इज लुकिंग 125%. Although overall picture is good, acquisition bond issue make up 75% of total value. So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.